ओ मेरा भाई, अरे किधर है भाई? केडी भाई मजा आ गया भाई, मजा आ गया, मजा आ क्या गया। बात सुनाओ है ना भाई। क्या बात है। बस ऐसी याद आई केडी भाई, मेरा एक सीरीज चल रही है रेहान कॉलिंग के नाम से, और क्या बात। ये आपका आशीर्वाद, आपकी दुआएं हैं, बहुत लोग इसको पसंद कर रहे बेशक हैं। बेशक। और एक कमाल की बात मैं बता दूं, इस वक्त मेरे अलावा, आपके अलावा लगभग पूरा देश हमें सुन रहा है। तो अच्छा, आज हमने सोचा रेहान कॉलिंग में सरप्राइज कॉल हम करते हैं हमारे प्यारे केडी भाई को। अरे थैंक यू मेरा भाई, थैंक यू थैंक यू। केडी भाई देखो, पूरा देश इस वक्त लॉकडाउन में है, लोग घर पे बैठे हैं, सही बात, हम सब घर पे बैठे हैं, तो जनरली हम किसी से मिल नहीं पा रहे हैं हाँ, कि हाँ। हमारा कौन सा दोस्त, हमारा कौन सा कॉमेडियन दोस्त इस परिस्थिति में क्या कर रहा है। तो सही इसी सारी चीजों के ऊपर रोशनी डालने के लिए मैंने एक सीरीज शुरू की है जिसका नाम है रेहान कॉलिंग। तो आज ये मेरी खुशनसीबी है और हमारे लिसनर्स की भी खुशनसीबी है कि वो इतने महान स्टैंड अप कॉमेडियन की बातें सुन रहा है मेरे साथ। थैंक यू मेरा भाई, थैंक यू। क्या हो रहा है केडी भाई लॉकडाउन में, कैसे आपके दिन कट रहे हैं? लॉकडाउन में बस भाई वो छोटे मोटे वीडियोस बना रहे हैं अपने हिसाब से, और कुछ राइटिंग वगैरह चल रही है। वेरी नाइस। मतलब एक अजीब सी बात ये है कि मतलब हम जब सोचते हैं कि केटी भाई जैसा इतना चुलबुला आदमी, इतना मस्तीखोर आदमी और इतना कमाल का एक्टिव आदमी लॉकडाउन में खामोशी में क्या कर रहा होगा, ये मैं नहीं जानना चाह रहा हूँ। ये जो देश भर में आपकी जो फैन फॉलोइंग है, जो पूरा देश आपको जो देखता है अक्सर टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से सुनता है, ये तमाम की उत्सुकता है कि इस वक्त केटी भाई क्या कर रहे हैं। तो हमने भी ये सोचा कि हम ही बताते हैं आपको। चलिए केटी भाई से बात करते हैं। तो केटी भाई क्या महसूस हो रहा है बेसिकली? आप घर में कैद होने वाले तो हो नहीं, आप आज मुंबई, कल दिल्ली, फिर पटना, फिर बैंगलोर, फिर यहाँ, फिर वहाँ, पूरा देश घूमते रहते हो, देश के बाहर भी जाते हो, कभी शूट पे रहते हो, कभी रेडियो पे रहते हो। ये जो परिस्थिति आज हम पिछले करीब 1.5 महीनों से जो हम लोग यहाँ पे लॉकडाउन में है, आप इसको कैसे लेते हैं? देखिए भाई, जब देश पूरा अच्छा रहेगा तभी देश में घूमने का मजा कुछ और रहेगा। वाह वाह वाह, एक्सपेक्टेड आंसर। क्या बात है, क्या जवाब है, वाह, ये जवाब भी लाजवाब है। इसलिए जब देश को अगर अच्छा रखना है तो हमको घर में तो रहना ही पड़ेगा। वाह, सही बात है। और जितने भी हमारे देश के मतलब देश चलाने वाले लोग हैं, जो समझदार डॉक्टर है जी, हमारे पुलिस वाले हैं, और भी जितने मतलब इस कोरोना से, इस बीमारी से लड़ रहे हैं और हमारे पूरी जनता जनार्दन को सेफ जोन में रखने की कोशिश कर रही है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि इस लॉकडाउन में, कोरोना बीमारी से हमको अपने अपने घरों में रहना चाहिए, सोशल डिस्टेंस रखना चाहिए। अगर किसी जरूरी काम से घर से निकलना भी पड़ा, जैसे दवाई है और भी कुछ चीजें लेने जाना भी है, तो इस मतलब बीमारी से जो मतलब जैसे हाथ में सैनिटाइजर लगाना है, मुंह पे मास्क लगाना है, तो ये सब रूल को पालना भी बहुत जरूरी है, फॉलो करना भी जरूरी है। जी जी। केडी भाई देखिए, आपको पता है मैं आपका कितना बड़ा फैन हूँ, और मैं मतलब आपका फैन हूँ, मतलब ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पूरा देश आपका फैन है। अरे मेरी खुशनसीबी ये है कि हमारी अक्सर बातें होती हैं, हमने कहीं बहुत सारा काम भी साथ किया है, और खास तौर पे मैं बता दूं इस वक्त मेरे लिसनर्स को कि मैंने केटी भाई से सीखा बहुत कुछ है, और मेरे करियर में भी केटी भाई का बड़ा योगदान रहा है। अब हम धीरे धीरे ना जो केटी भाई से ना अलग अलग पोर्शन से बात करेंगे। पहला पोर्शन ये कि केटी भाई जिस तरीके से आपका आना हुआ स्टैंड अप की दुनिया में जी, और स्टैंड अप की दुनिया में आने के बाद अपने आप को इस तरह साबित करना, ये मेरा मानना है कि ये हर किसी के बस की बात भी नहीं है और हर किसी के मुकद्दर में भी नहीं है। तो कैसे शुरू होता है ये सफर एज अ स्टैंड अप कॉमेडियन, एक स्टैंड अप कॉमेडी की दुनिया में आना, अपने आप को प्रूफ करना और दुनिया भर के अवार्ड जीतना, ये कैसे शुरू होता है सफर? जी देखिए, सबसे पहली बात तो मतलब ये जो भी करता है, ये हमारे जो हमको इस दुनिया में जिसने भेजा, एक निरंकार ईश्वर, उनकी देन है। उसके बाद में जब हम किसी फैमिली से जुड़ते हैं इस दुनिया में आके, जैसे मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन,
वहाँ का बैकग्राउंड बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। जैसे मेरे घर में हर टाइम मतलब मेरे पिताजी के अंदर भी वो चीज थी, वो पेंटिंग भी करते थे, कॉमेडी करते थे। अक्सर अभी मुझे याद है कि वो बच्चों की आवाजें निकालते थे, प्रोफेशनल आर्टिस्ट तो नहीं थे लेकिन बच्चों की आवाजें निकालते थे। ये बच्चे ने ऐसा बोला, उसने वैसा बोला। और ये मेरे डैडी के अलावा मेरे मम्मी के ब्लड में भी है। वो कोई बाजू वाला बंदा शराब पी के झगड़ा कर रहा तो वो किस तरह कर रहा है, एक्सप्रेशन, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, तो भाई ये घर से ही मिलता है। तो मुझे तो मेरे घर से मिला है और मुझे नहीं पता था कि मैं स्टैंड अप कर सकता हूँ। मैं तो एक मिमिक्री करता था। मेरा ऐसा था कि मैं छोटा था जब भी मैं आवाजें निकालता था, जैसे मेरे डैडी निकालते थे वैसे मैं इलाके के लोगों की आवाजें निकालता था। कोई फ्रेंड का बाप दारू पी के बात कर रहा तो कैसे बात कर रहा है, कोई नाक से बात कर रहा है कैसे, कोई हकला के बात कर रहा है। तो ये सब चीजें मैं मतलब बचपन से ये सब चीजों को बहुत फॉलो करता था। और मैं कभी ऐसा मतलब सोचा नहीं कि मैं बहुत कभी ऐसा मतलब टीवी शो में आऊंगा और स्टैंड अप करूंगा। बस फिलहाल मैं मतलब वहां तक ही था, उसी मतलब उसी एक मतलब दायरे में था कि मैं आवाजें निकाल सकता हूँ। फिर बाद में मैं जॉनी जी का मतलब बहुत बड़ा फैन रह चुका हूँ, जॉनी जी का। पूरा देश मतलब मैं भी मतलब मैं तो भक्त हूँ। हाँ। मतलब मेरी खुश नसीबी ये है जॉनी भाई के बारे में कि वो हमारे स्टेट से हैं, आंध्र प्रदेश से। जी। उससे भी बड़ी बात ये है कि जॉनी भाई जिस स्कूल में पढ़ते थे, आंध्रा एजुकेशन सोसाइटी करके मुंबई के माटुंगा एरिया में है ये जी। वैसे माटुंगा और वडाला के एरिया में आता है वो जी। तो उस स्कूल में मैं भी पढ़ा हूँ। ये मेरी एक मतलब खुशनसीबी। वाह। अच्छा, उसके बाद मैं जब धीरे धीरे शोज लाइन की तरफ आने लगा, तो छोटे मोटे शोज में अनाउंसमेंट करना, डांस रिकॉर्ड डांस शोज जो होते थे उसमें, तो उस दरमियान मुझे वीआईपी भाई, जो वीआईपी कॉमेडियन करके लोग जानते हैं पूरी इंडिया, कमाल है। मैं एक बार लिसनर्स को फिर याद दिला दूं केपी भाई, आप हमारे ऐसे दूसरे गेस्ट हैं जिन्होंने अपनी सफलता का श्रेय बिना सोचे समझे द ग्रेट मिमिक्री आर्टिस्ट वीआईपी दादा को दिया। नहीं, 100% बिना सोचे समझे सर, मैं सोच समझ के बोल रहा हूँ। और ये 100% सच्चाई है। आज मैं जितनी भी आवाजें निकालता हूँ, जो भी करता हूँ स्टेज पे, वो पूरा का पूरा श्रेय मैं वीआईपी भाई को देता हूँ। मैं अक्सर मतलब बहुत से मैसेजेस में भी लिखता हूँ, मैं 3 लोग को इस दुनिया में मानता हूँ जी। एक तो मुझे जिसने इस दुनिया में भेजा वो ईश्वर, उसके बाद मेरे माँ बाप, उसके बाद में मैं वीआईपी भाई को मानता हूँ। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। देखिए, मुझे सर ये है कि भाई गुरु तो सब लोग को मिलते हैं, ये मतलब इनके अंदर वो गुरु का वो चीज मुझे कभी एहसास नहीं दिया कि डांटना, गुस्से से बोलना। वो इंसान मतलब एक भाई से बढ़ के वो आदमी ने मतलब कला के बारे में ही नहीं सर, उनका तो इतने एहसान है। अगर कल को मैं कितना भी बड़ा अगर आर्टिस्ट बन जाऊँ, उनके एहसान में कभी नहीं मतलब पीड़ सकता मैं। जी 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 जी, ये बहुत बड़ी बात है ना। किसी की हम अगर पैसे लौटा सकते हैं लेकिन उस टाइम के वो वक्त नहीं लौटा सकते। वाह वैसा वाह, तो उनका मतलब उनका मैं कुछ भी मतलब मैं समझ सकता हूँ कि इस वक्त आपको शब्द नहीं मिल रहे हैं। तो ये जो आपकी जो बहुत गहराई वाली सोच है, यही समझा रही है हमें कि वीआईपी द ग्रेट मिमिक्री आर्टिस्ट एंड कॉमेडियन वीआईपी दादा का आपके करियर में, आपकी निजी जिंदगी में कितना बड़ा हाथ और योगदान है। आप मेरा इंटरव्यू ले रहे करके ना, तो उनके बारे में इतना बोलूँ ना मैं रात कम पड़ जाएगी सर। वाह 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 वाह, मतलब वो उतनी चीजों के मतलब वो हकदार है, उनकी तारीफ जितना करूँ उतना कम है। अच्छा, मतलब मैं तो कभी उनको ये यहाँ तक बोलता हूँ कि सर आप कौन सा ऐसा गोली खाते हो जो कभी गुस्सा ही नहीं आता। कभी गुस्सा ही नहीं आता हो। माइंड ब्लोइंग। तो यही चीज है सर कि ये देखो, इसके वजह से जैसा मतलब घर में कॉमेडी करने लगा, उसके बाद वीआईपी भाई जी मिले, तो उनके वजह से थोड़ा प्रोफेशनली
और लाफ इंडिया लाफ करके एक शो आया था 2012 में, उस पे हम चर्चा करेंगे। वो हमारा मतलब बहुत फेवरेट टॉपिक है, उस पे हम चर्चा करेंगे। उसके बाद हम आपके बाकी के जो टीवी शोज है उस पे चर्चा करेंगे, आपके सफर पे बात करेंगे। अच्छा, मैं ये कहने जा रहा था कि जैसा आपने वीआईपी भाई के बारे में बोला, और आपको ये मैं बता दूं कि मेरे कई लिसनर्स मुझे मेल्स के जरिए, मैसेजेस के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, कमेंट्स के जरिए ये फरमाइश कर रहे हैं कि आप जल्द से जल्द रेहान कॉलिंग में द ग्रेट वीआईपी दादा को शामिल करें। तो ये हमारी कोशिश भी रहेगी कि देखते हैं कब वीआईपी दादा के पास टाइम होता है और कब जो है रेहान कॉलिंग की ये नसीब जगमगाती है कि वीआईपी दादा से बात हो। तो केडी भाई, हमारे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अब हम आते हैं आपके, एक तो आपका ये सफर जिसको भली भांति मैं भी जानता हूं कि किस स्ट्रगल के पीरियड को चीरते हुए आपने, किस भयावह स्ट्रगल के पीरियड को चीरते हुए आपने एज अ स्टैंड अप कॉमेडियन, एज अ मिमिक्री आर्टिस्ट अपने आप को साबित किया। उसके बाद कुछ ऐसी आवाजें आपके गले में, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ लोगों को आपके बारे में कि आपके गले में माँ सरस्वती का वास है, और कुछ आवाजें ऐसी है जिसको कोई छूता भी नहीं है, वो आवाजें आप निकालते हैं और उन आवाजों के लिए आप बखूबी जाने जाते हैं। और जब हम भी वो आवाजें सुनते हैं तो हम भी सोच में पड़ जाते हैं कि यार ये केटी भाई नहीं है, ये तो ओरिजिनल है। तो ये सब के लिए आप बधाई के पात्र हैं। अब आते हैं आपके टीवी वाले जो करियर के ऊपर आते हैं। आपने बहुत सारे टीवी शोज किए हैं, पंजाबी चकते, लाफ्टर के फटके, और न जाने कितने आपने कॉमेडी शोज किए हैं जो टीवी के फैमिली ड्रामा हो गया, द ग्रेट इंडियन फैमिली ड्रामा आपने किया। उसके बाद जो आपका एक लाइफ ओके पे एक शो चलता था, हैप्पी आवर्स एक आपका चलता था, जिसमें आपने अनगिनत एपिसोड्स किए और आपके काम को अनबिलीवेबली जो है लोगों ने सराहा और लोगों ने पसंद किया और खूब आपने दीवानगी बटोरी वहां से। अब आते हैं मेरा फेवरेट शो पे, जो मतलब मेरे पास शब्द नहीं है। देखिए मैं लड़खड़ा रहे हैं। अब हम बात करते हैं लाफ इंडिया लाफ की। पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि बड़ी उत्सुकता मेरी भी और मेरे जो लिसनर्स है वो भी बहुत एक्साइटमेंट के साथ ये ऑडियो सुन रहे हैं, मुझे पता है। लाफ इंडिया लाफ पे कैसे जाना होता है आपका? लाफ इंडिया लाफ का तो इतना बड़ा फंडा था सर कि सबका सिलेक्शन हो गया था, शो डन हो गया था, प्रोमो भी शूट हो गया था, सब कुछ हो गया था। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं कि ये शो बन रहा है करके जी। उस शो के जो डायरेक्टर है जी, श्री पंकज सारस्वत जी सारस्वत, माइंड ब्लोइंग। जी जी जी। उनके मैं छोटे मोटे रिकॉर्डिंग वगैरह करता था टीवी के लिए, रेडियो के लिए। तो मैं ऐसे चेक लेने के लिए गया था आराम नगर मुंबई में जी। तो मैं जब गया तो अकाउंटेंट के पास से मैं चेक लिया तो मैं भीड़ देखा थोड़ा ऑफिस में, सब लोग अपने अपने स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे, कुछ लोग बातें कर रहे थे। तो मैंने बोला भैया क्या चल क्या रहा है ये? तो बोले आपको पता नहीं स्टैंड अप शो आ रहा है लाइफ ओके पे और डायरेक्शन हमारे सर कर रहे हैं जी। तो मैंने बोला यार मुझे भी तो बड़ा शौक है यार स्टैंड अप का। तो बोले जाओ फिर बात कर लो जी। तो सर से मिला तो सर बोले अरे हाँ आप भी करते हो ना ऐसा शोज वगैरह? हाँ सर। तो उनके जो असिस्टेंट थे हेमंत शर्मा जी, उनको बोला कि ये बंदा अक्षय खन्ना की आवाज बहुत अच्छी निकालता है। तो मुझे एक अलग से कैबिन में लेके गए और कोई ऑडिशन में कुछ नहीं, बस बोले कि किटी जरा सुनाना हेमंत को के अक्षय खन्ना, बस उतने ही सुना दे। और वो शो के मतलब लालच में इतना मतलब पावर के साथ और इतनी मतलब ये सोच के निकाल रहा था कि भाई जरा भी अपने गलती नहीं करना। तो किया तो खुश हो गया, बोले करेगा बेटा? मैं बोला हाँ करूंगा सर। बोले इसका बोर्ड पे नाम लिख दो। ओह माय गॉड, अमेजिंग। फिर बस फिर सफर चलता गया, आखिर में फिर शो का सेकंड आ गया। मैं जितने मेरे लिसनर्स हैं उन तमाम को एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ, वैसे तो पूरा देश जानता है, बट ये हमारी खुशनसीबी है कि इस वक्त हम उस शख्सियत से बात कर रहे हैं जिस शख्सियत ने पहली बार जो है कीर्तिमान रचा और देश के अंदर पहला स्टैंड अप कॉमेडियन साबित हुआ, जिसे जजेस द्वारा
6 बार बैक टू बैक स्टैंडिंग ओवेशन मिले हैं। कि भाई मैं फिर से कह रहा हूँ, आप बिलीव कीजिएगा मेरे रोंगटे खड़े होने ये सारी बातें करते करते। और आपके जो परफॉर्मेंसेस थे उसमें, आपके जो एक एक कंटेंट थे, मतलब ये अनबिलीवेबल है कि आप जाते हो अपना चेक लेने के लिए और उसी शो का आप विनर बन जाते हो। आप सेकंड विनर नहीं थे, बेसिकली आप ही विनर थे उस शो के। ये पूरा देश जानता है और आपके चाहने वाले बखूबी जानते हैं और आप खुद भी जानते हैं इस बात को कि आप ही विनर थे। और वो हो सकता है कुछ 19-20 हुई होगी वहाँ पे हमारे लिए, आपके यानी हमारे जैसे हजारों लाखों चाहने वाले जो आपके हैं इस देश में, वो तमाम के लिए आप विनर थे, हैं और रहेंगे। क्योंकि आज तक मुझे नहीं लगता स्टैंड अप कॉमेडी की दुनिया में, बेसिकली मैं खुद एक स्टैंड अप कॉमेडी में, जैसे आप जानते हैं, स्टैंड अप कॉमेडी की दुनिया के अंदर ऐसा एक नॉर्मल मुंबई लैंग्वेज में अगर बोले तो स्टैंड अप कॉमेडी की दुनिया के अंदर इतना पाड़ू फनकार आज तक नहीं आया। हम जॉनी लीवर, वीआईपी दादा, सुरेश पाल जी, इन तमाम की बातें अपनी जगह रखते हैं, ये तो सर्वोपरि है। लेकिन इस दौर में, आज के दौर में ऐसा फाड़ू फनकार जब वो किरदार प्ले करता है तो ऐसा लगता है कि यार ये खुद केटी नहीं है, ये किरदार है। तो ये तमाम कलाएं, इसीलिए हम बार बार आपसे कहते हैं कि माँ सरस्वती आप में वास करती हैं। और जिस तरीके से आप अपने कार्य को अंजाम देते हैं, जिस तरीके से जो है आप अपने काम को फुल्ली फोकसली जो है आप लेते हैं और बहुत संजीदा होके, बहुत सीरियस होके हर एक कॉमेडी, मतलब आपके लिए कॉमेडी एक सीरियस बिजनेस है, तो हम भी बहुत प्रेरणा लेते हैं। स्टैंडिंग ओवेशन के बाद की जो आपकी जिंदगी बदली है किटी भाई, उस पर थोड़ी बातें करते। क्या कुछ हुआ? 6 बार स्टैंडिंग ओवेशन जो बड़े बड़े कॉमेडियंस को नहीं मिला, आपको मिला। क्या आपकी जिंदगी में बदलाव आए? बदलाव मतलब उसके जरिए मतलब मेरे कुछ लाइव शोज चलने लगे, फिर बाहर टीवी के अलावा फिर और दूसरे चैनल्स में मुझे ऑफर आने लगे शोज के लिए जी। तो बस अभी तक वही सफर चल रहा है, देखते हैं आगे कहाँ तक। देखिए, हम परमेश्वर से यही प्रार्थना करते हैं, जिस तरह से आप इतने सालों से पूरे देश को नहीं बल्कि देश के बाहर भी जाकर जो है हंसाते हैं लोगों को। अच्छा, मैं लिसनर्स को है ना केटी भाई की कमाल की बात है ना, आज मैं राज खोलने जा रहा हूँ, आपका मुझे माफ कर देना। केटी भाई एक ऐसे कलाकार है, हमने कई काम भी किया है साथ में, कि ये इतने बड़े फनकार है, इतने मायानाज आर्टिस्ट है ये। जब ये सेट के ऊपर काम करते हैं ना, तो आप जब इनको देखोगे ना, तो आप ऐसा महसूस करोगे कि ये कोई एक्स्ट्रा आर्टिस्ट है, जबकि ये उस सेट का ये मेन आर्टिस्ट होता है, ये वो कलाकार है। तो ये जो सादगी है, ये अपने काम के प्रति जो लगन है, जो श्रद्धा भावना है, इसके लिए तो सैल्यूट है। ये हमारे अंदर कब आएंगे हमें नहीं पता, बट हाँ, आपका आशीर्वाद रहा, आपकी निगाहें करम रही, आपका साथ रहा, तो जरूर एक ना एक दिन इंशाल्लाह हमारे अंदर। एक बात बोलना चाहता हूँ, और मैं मेरे जितने भी छोटे बड़े सुनने वाले सभी के लिए भी ये बात कहना चाहता हूँ कि जैसे अभी आपने बोले कि आप जहाँ पे भी शूट करते हैं, शो में जाते हैं, थोड़े एकदम नॉर्मल रहते हैं, ये चीजें हमारे सीनियरों से सीखने मिलता है जी। जॉनी जी के साथ में बैठा और लेकिन वो तो फिर भी देखिए, ये होता है ना कि वो तो फिर भी चलो थोड़ा बहुत तो होता है, लेकिन आप जब सेट पे, मैंने देखा है सर आपको काम करते हुए, जब आप सेट पे काम करते हो तो इट इज लाइक, अरे माँ कसम, ये केटी भाई कैसे, मतलब बिल्कुल एकदम नॉर्मल सा एकदम बिहेवियर। और जब आप कैमरे के सामने आते हो एंड जब आपको एक्शन कॉल आता है, उसके बाद जो आप तोड़म ताड़ी मचा देते हो उस वक्त, तो मतलब हमारे सबके मतलब होश फाकते रह जाते हैं, बिल्कुल पैरों के नीचे की जमीन से हिल जाती है। इसके लिए आपको भलाइयाँ, इसके लिए आपको बधाइयाँ, और मेरे तो मतलब दोनों हाथों से सैल्यूट है आपको। अभी कुछ वॉइसेस हैं जो मैं नहीं, आपने बड़े बड़े टीवी चैनल्स के लिए आपने वो आवाजें निकाली हैं। एक तो मेरी फरमाइश है जो हम लोग इस वक्त इस एपिसोड में वो डेफिनेटली सुनेंगे, विजय राज की आवाज। एक ऐसी आवाज जो मुझे नहीं लगता इस दौर में कोई बड़े से बड़ा मिमिक्री आर्टिस्ट इस आवाज को छेड़ता भी होगा, बिकॉज होती ही नहीं है ना, तो छेड़ने का कोई सवाल ही नहीं। तो मैं चाहूंगा कि दर्शकों के लिए एक बार विजय राज की आवाज में कुछ कह दें आप। ये आवाज की खासियत ये है, मतलब 2 लाइन इसके बारे में बोलना चाहूंगा मैं। पहली बात तो मुझे खुद को पता नहीं था कि ये आवाज मेरे गले से निकलेगी या मेरे गले में है जी। मैं ऐसे मतलब वीआईपी के साथ में अक्सर हम लोग साथ में शो पे आते जाते रहते, उन्होंने एक बार बताया था मुझे कि भाई अरे तेरी आवाज थोड़ी सी विजय राज जैसी मिलती है। कभी कभी क्या होता है, आपके अंदर कुछ चीजें हैं लेकिन आपको खुद को पता नहीं रहता हो। एग्जैक्टली, यस यस यस। तो
किसी न किसी ने तुमको वो पहचान करा के देता। तो वीआईपी जी ने मुझे बताया था कि आपके अंदर ये आवाज है, और वो आवाज को फिर मैंने कोशिश किया कि वाकई में ये आवाज मैच करती है। तो आज मतलब ऐसा हो गया, उस आवाज के बारे में लोग मुझे पहचानते हैं। कुछ डबिंग्स में जहाँ पे विजयराज भाई अगर नहीं अवेलेबल रहते वहाँ पे मुझे बुलाया जाता। उनके मैं कुछ वेरिएशन आपको सुनाता हूँ। नॉर्मली वो आजकल जो मतलब एड्स में और टीवी के मतलब प्रोमोज में उनकी आवाज रहती है कुछ इस तरह रहती जी। मोहब्बत शरीर के लिए हानिकारक होती है, फेफड़े सलामत रहते हैं लेकिन कलेजा जला देती है। दास्तान में मोहब्बत के लिए जब खुदा कलम उठाता है तो सबसे पहले उसके तसव्वुर में यही एक नाम आता है, मधुबाला। मधुबाला आसमान का सबसे रोशन सितारा मधुबाला। ये उनकी एक टिपिकल, और अभी जो एज में है वो इस तरह है। और जब वो टीन एज थे, जैसे फिल्म रन में उनकी आवाज कुछ अलग थी। अबे सिद्धू, अबे गणेश यार, लो यार, जब हमारा दोस्ती ने पहचाना तो ये दिल्ली वाले क्या खास पहचानेंगे। ये है सर। अच्छा, एक आवाज आपकी, मतलब आप शायद समझ ही गए होंगे कि वो आवाज का मैं खुद भी कितना बड़ा दीवाना हूँ। वैसे हमें किसी पॉलिटिक्स पर्सनैलिटी को नहीं छेड़ना, बट क्या है, आवाजों की बात निकली है तो हर मिमिक्री आर्टिस्ट किसी न किसी राजनेता की आवाज निकाल ही लेता है। लेकिन जिस राजनेता की आवाज आप निकालते हैं वो जब वो खुद भी सुनते हैं तो हैरान हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। एक बार शरद पवार साहब की आवाज हो जाए। अच्छा, ये इनकी आवाज के पीछे भी एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ। एक शो आया था जी टीवी पे, द गैंग्स ऑफ हसीपुर करके। जी 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 जी, द गैंग्स ऑफ हसीपुर। हाँ, उसमें 3-4 अलग अलग टाइप के मतलब आते थे, मतलब अलग अलग स्टाइल में बनाया था। किसी में डांस, किसी में सोलो परफॉर्म, और एक उसमें एक पार्ट था, वो पार्ट ये था कि डिबेट वाला था। तो उसमें हम लोग ने मतलब 3-4 लोगों ने डिबेट किया था। तो उसमें मुझे मेकअप किया था शरद पवार जी का। तो वो जब रिले हुआ था वो एपिसोड, तो दूसरे तीसरे दिन हम लोग शूट कर रहे थे, तो मैं बाहर खड़ा था स्टूडियो के बाहर फोन पे बात करते हुए। तो वहाँ से कुछ उनके पार्टी वाले जा रहे थे अंदर। तो मैं लास्ट में जो 2-4 बंदे थे उनसे पूछा, भाई कहाँ जा रहे इतनी भीड़? तो बोले यार वो एक शो आ रहा है जी टीवी पे, गैंग्स ऑफ हसीपुर, जिसमें बोले हमारे जो कैंडिडेट हैं, हमारे जो नेता हैं, उनकी किसी ने नकल की है। और उसमें तो दूसरा एक बोल रहा था जो भी किया, लेकिन यार हूबहू किया बंदे ने, और हमारे लोग आज मतलब अंदर जाकर भी तोड़ फोड़ करने वाले, झगड़े करने वाले। तो मैं बोला कौन सा कैंडिडेट का किया था? बोले वो शरद पवार का किया था। और जैसे मैंने सुना रिक्शा पकड़ के सीधा घर पे आ गया। मेरे डायरेक्टर ने मुझे फोन किया, कहाँ है? मैं बोला सर मैं घर पे जा रहा हूँ। तो बोले चले जा घर पे जा, घर पे जा। बोले तुझे ढूंढने को आए हैं यहाँ पे। तो उनकी कुछ एक टिपिकल स्टाइल आपके सामने पेश करता हूँ। जी 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 प्लीज। सरपंच के बाद एक बार वर्ल्ड कप होकर सभी को पता है पाकिस्तान में होने वाले हैं, लेकिन जब से श्रीलंका टीम पे आत्मघाती हमला हुआ है तब से इतने देश के लोग हमें ये पूछते हैं कि हमारे सुरक्षा के लिए क्या प्रबंध किया है। इसके ऊपर बैठक चल रही है, पूरी तरह से बात अभी तो हम आपको मीडिया को बोला के बता देंगे। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए मेरे दोस्त से भी यही पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। क्या बात है गेटी भाई, क्या बात है, कमाल है। मतलब ये मतलब मैं तो शब्द ही नहीं होते। मैं मतलब आई एम अ डाई हार्ट फैन ऑफ योर। और मैं फिर से रिपीट करता हूँ मेरे लिसनर्स को कि केटी भाई वन ऑफ माय गुरु, जिनके साथ रह के मैंने बहुत प्रेरणा ली है। आज भी सीख रहा हूँ, इंशाल्लाह आगे भी सीखूंगा, क्योंकि ये वो बात बताते हैं जो आपको बड़े से बड़ा ज्ञानी भी नहीं बता पाएगा। मतलब आप कह सकते हैं कि कॉमेडी की दुनिया में ये प्रिडिक्शन करते हैं कि क्या चलेगा, क्या नहीं चलेगा, कौन सा जोक आपका
ऑडियंस में फूटेगा और लाफ्टर आएगा, कौन से जोक के ऊपर आपको बहुत ज्यादा अप्लॉजेस मिलेगी, ये वो वाले जो है प्रेडिक्शन करते हैं केटी भाई। और इनकी कई सारे, जब भी हम परफॉर्म के लिए जाते हैं तो हम इनसे कंटेंट शेयर करते हैं, केटी भाई भी शेयर करते हैं, वो सुनाते हैं कि बताओ ये कैसा लग रहा है, हम भी सुनाते हैं कि दादा आप सुनिए कैसा लग रहा है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि इनका अप्रूवल आता है और कभी कभार ऐसा होता है कि इनका अप्रूवल नहीं आता है। तो जिस स्क्रिप्ट पे इनका अप्रूवल नहीं आता है तो मैं कम से कम वो स्क्रिप्ट परफॉर्म नहीं करता हूँ, क्योंकि केटी भाई का एक अलग मर्तबा है, कॉमेडी की दुनिया में बड़ा मकाम रखते हैं, बहुत सीनियर हैं। और आपको एक बात बता दें कि आजकल के जितने भी नए स्टैंड अप कॉमेडियंस आ रहे हैं, जितने भी मैक्सिमम जितने भी जिन्हें स्टैंड अप कॉमेडी का मतलब भी वैसे सही मायनों में नहीं पता, वो भी धीरे धीरे सीख जाएंगे। उन तमाम नए आर्टिस्टों को केटी भाई जो है ब्रीफ करते हैं, उन्हें समझाते हैं, उन्हें लेकर बैठते हैं, अपना कीमती समय निकालते हैं उनके साथ बैठ के, उन्हें किस तरह कंटेंट लिखना चाहिए, किस तरह ऑडियंस के सामने खड़ा होना चाहिए, ये तमाम चीज जो है केटी भाई बताते हैं। और केटी भाई मैं आपको बता दूं, ये जो रेहान कॉलिंग का ये वाला जो एपिसोड है, वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड साबित होगा, क्योंकि ये जो ऐसी कुछ बातें हमारी हो गई है जो शायद हमारे देश में बहुत सारे लोगों को नहीं पता थी। और आखिरी बात, इस पूरे इंटरव्यू की आखिरी बात, हाल ही में एक बहुत बड़ा कंपटीशन हुआ था पेटीएम इनसाइडर पे, वहां पर भी आपने परफॉर्म किया, जो मिमिक्री का कंपटीशन था जी। वहां पर भी आपने एक अद्भुत, अविस्मरणीय, अनन्य कंटेंट आपने वहां पे किया। और वहां पे भी मैं अपने लिसनर्स को एक बात बता दूं, जहां पर एक तो ये कमाल है केटी भाई का कि जहां भी परफॉर्म करते हैं जजेस बिल्कुल नतमस्तक हो जाते हैं, बिल्कुल पता नहीं क्या हो जाता है एकदम से। तो वहां पे भी जो जजेस बैठे थे वो मार्क्स देने से पहले केटी भाई से ये कह रहे थे, केटी भाई हमें माफ कर दीजिएगा, हमारी लायकी नहीं है कि हम आपको मार्क्स दें। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये प्यार है सर, और कुछ नहीं है। मतलब मैं कोई बड़ा, मतलब इतना कोई सुपरस्टार और इतना कोई बड़ा बम नहीं हूँ जो मेरे लिए लोग ये सब बोलते। ये प्यार होता है बस, खाली ये नेचर होता है। अभी जैसे आपने बोला कि यदि आपने एक आपका सवाल फिर से, सॉरी मैं रिपीट कर रहा हूँ, कि आप शूट पे रहते तो आप शूट से पहले भी नॉर्मल रहते और परफॉर्म करते और इतना अच्छा करते और उसके बाद में भी आप नॉर्मल रहते। यही बात 3-4 दिन पहले मेरे बहन के बेटे ने, जो एयरपोर्ट पे, यहाँ पे डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जॉब करते हो, उन्होंने बताया था मुझे, अभी लॉकडाउन में घर पे ही है, तो ऐसी बात चल रही थी। तो बोले मामा आपका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, आप मेरे मामा है करके नहीं, मुझे वीडियोस आपके बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन सबसे बड़ी खासियत ये लगती है आप परफॉर्म से पहले बहुत ही नॉर्मल रहते हैं। लोग आपको देखेंगे तो ऐसा लगेगा ये बंदा क्यों आया यार स्टेज पे, ये बंदा क्यों इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, क्या जरूरत थी इसकी। मुझे एक चीज याद आ रही है, हाँ जी, मुझे एक चीज याद आ रही है, वरना मैं भूल जाऊंगा, माफी चाहता हूँ आपकी। मतलब वो बोलना बहुत जरूरी है, बहुत अच्छी पॉइंट है। आपको याद होगा एक बार हम लोग सिलवासा गए थे, सिलवासा स्मार्ट सिटी गए थे, तो पुणे सिलवासा, जहाँ पे हम लोग अंदर, सिलवासा या कौन सी सिटी है जो स्मार्ट सिटी है वहाँ पर? सिलवासा नहीं, वो लवासा। एग्जैक्टली लवासा सिटी, सिलवासा एक शहर है यहाँ पर महाराष्ट्र में, मुझे लगा। तो लवासा सिटी हम लोग गए हुए थे केटी भाई के, ये मेरे ख्याल से गुजरात साइड में आता है, महाराष्ट्र में, गुजरात साइड। तो हम लोग केटी भाई के साथ लवासा सिटी, वन मोर एक बार फिर कहता हूँ, लवासा सिटी जो पुणे में है, स्मार्ट सिटी है, वहाँ पर केटी भाई का परफॉर्मेंस था और जहाँ पे मेरी एंकरिंग थी। तो हम लोग एक ही होटल के वहाँ पे, कमाल का, अब केटी भाई जैसे सेलिब्रिटी के साथ किसी शो पे जाना तो आपको भी बहुत अच्छी ट्रीटमेंट मिलती है, तो मैंने कई शोज पे ये महसूस किया, बड़ा आनंद लिया इनके साथ। तो वहाँ पर केटी भाई जब मैंने देखा, परफॉर्मेंस के लिए 1 से 2 घंटा बाकी था, और वहाँ पर एंकर भी जो था वो नहीं, वहाँ पे शो भी था, तो बहुत रेप्यूटेड और बहुत डिसेंट लोगों का शो था। और मैंने केटी भाई से सवाल किया, मैंने कि दादा आपके कंटेंट ऐसे हैं, सुनने वाली ऑडियंस ऐसी है। तो केटी भाई ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया और अपने कानों में ना एक अलग प्रकार का कुछ तो इन्होंने ना डाल दिया, पता नहीं वो क्या था, वो 2 धागे
आगे लगे थे और वो हेडफोन टाइप था कुछ, उन्होंने डाला कान में और बिल्कुल एकदम विश्राम वाली जो परिस्थिति होती है वैसे बैठ गए, वो बिल्कुल एकदम आराम से बैठ गए और आंखें बंद करके पता नहीं किस सोच में डूब गए। उसके बाद निकाला उन्होंने अपने कानों से वो दोनों ईयरफोन टाइप कुछ था वो निकाला, एंड देन उसके बाद उन्होंने कुछ रिप्लाई नहीं किया। और जब ये मंच के ऊपर गए, सामने इतनी रेप्यूटेड और इतनी डिसेंट अकॉर्डिंग टू केटी भाई के जो कंटेंट होते हैं, ऐसी ऑडियंस बैठी थी। केटी भाई ने वहां पे कुर्सियां तोड़वा दी, मैं अपने लिसनर्स को बता दूं, कुर्सियां तोड़वा दी, लोग इस तरह गिर गिर कर हंसने लगे। और मैं उस वक्त एंकर था, तो ये ऐसे बहुत सारे किस्से हैं मेरे साथ केटी भाई के। तो अब बहुत ज्यादा क्योंकि टाइम नहीं है तो सारी चीजें नहीं बताएंगे, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग था ये किस्सा। जी केटी भाई जी, कुछ भांजे के बारे में कह रहे थे। हाँ, भांजे के बारे में तो वही बता रहे थे कि भाई आप स्टार्टिंग परफॉर्म से पहले इतने नॉर्मल बन के आते हैं, नॉर्मल बातें करते हो, फिर बाद में परफॉर्म इतनी हाइट पे लेके जाते हो, और परफॉर्म होने के बाद भी आप इतनी मतलब डाउन टू अर्थ हो जाते हो, ना कोई सवाल ना कोई पॉइंट, जितना जज ने देखा वो कमेंट जितना दिया उसका कोई रिप्लाई नहीं देते हो, चुपचाप अपना माइक लेते हो, बैक स्टेज चले जाते हैं। लाफ इंडिया लाफ के अगर किसी ने एपिसोड्स नहीं देखे होंगे तो मैं प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जाइए यूट्यूब के ऊपर लाफ इंडिया लाफ, आप लाफ इंडिया लाफ के बहुत सारे एपिसोड हैं और केटी भाई के स्पेशली आपने एपिसोड्स देखने हैं तो केटी भाई का नाम टाइप कीजिए, KT लाफ इंडिया लाफ, तो बहुत सारे एपिसोड्स वहाँ पे खुल जाते हैं। और एक एपिसोड जो बहुत ही डिफरेंट है जहाँ पर केटी भाई को शेखर सुमन जी, चंकी पांडे जी और आपके जो सिंगर हैं मीका जी, ये लोगों का एक कमेंट आया और अगर कोई दूसरा कंटेस्टेंट वहाँ होता तो शायद वो उछल जाता, हवा में उड़ता सुपरमैन की तरह, बट केटी भाई बिल्कुल एकदम खड़े सामने अपने सीने के ऊपर अपना हाथ लगाए। इस मामले का ये जो बात चल रही है जब से कि मतलब इतना नॉर्मल क्यों रहते हो, क्या इसका एक रीजन है? इसका रीजन ये था, एक तो मेरे अंदर तो था ही, सॉरी मैं आपकी बात काट जॉनी लीवर जी ने एक बार, मैं VIP जी और अभी जो एक फिल्म बड़ी हिट हो गई थी ड्रीम गर्ल, उसके जो डायरेक्टर है राज शांडिल्य जी, हम लोग 3-4 लोग खड़े रह के सुन रहे थे, तब ये जॉनी भाई ने बोला था वर्ड के जब तुम्हारा परफॉर्म कहीं पे भी लाइव शो में या टीवी शो में होता है तो उसके बाद लोग तुम्हारी तारीफें करते हैं, तुम्हारी वाहवाही करते हैं, तो उस टाइम तक ठीक है, लेकिन वो चले जाने के बाद जो दिमाग में हवा तुम्हारी गई है वो उठा के कहीं पे फेंक दो, वो दिमाग में हवा मत लो, वो अगर दिमाग में हवा रहेगी तो आप आगे कभी नहीं बढ़ोगे। क्या बात है केटी भाई, क्या बात है, क्या बात है। आज तो हमने मतलब वो सारी बातें बता दी हमारी ऑडियंस को जो शायद इन्हें नहीं पता थी। लेकिन केटी भाई मैं सच बता रहा हूँ, दिस विल बी वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड ऑफ रेहान। थैंक यू। और आई लव यू केटी भाई एंड आई लव यू सो मच। बहुत बहुत तमन्नाएं हैं, बहुत सारा काम करना है आपके साथ और बहुत कुछ करना है आपके साथ और हम डेफिनेटली करेंगे। और फिलहाल केटी भाई आखिरी एक हमारी जो जनता है सुन रही है हमें, उनके लिए एक ऐसा मैसेज जो आपको लगता है कि इस वक्त वो जनता को सुनना चाहिए, ऐसा कोई मैसेज आप अगर देना चाहें तो? मैं अगर कलाकारों को अगर मैसेज देना चाहूंगा तो मैं यही कहूंगा कि भाई बहुत अच्छे से अच्छे मतलब थॉट्स लाइए, दिमाग में लाइए, उसके ऊपर काम कीजिए, राइटिंग कीजिए, उसको अच्छे से प्रेजेंट कीजिए, लेकिन कुछ भी करो, ये नहीं कि कॉमेडी में, सिंगिंग में, एक्टिंग में, यही नहीं बोल रहा मैं, कोई भी फील्ड में जाइए, अच्छे से अच्छे बड़े से बड़े मकाम पे जाओ, लेकिन जमीन पे रह के ही करना सब कुछ। अगर बड़ा चील भी अगर आसमान पे उड़ रहा होगा ना तो उसका नजर जमीन पे ही रहता है, तो जमीन से जुड़ के लो। क्या बात है केटी भाई, क्या बात है, बहुत बढ़िया। केटी भाई आपका बहुत 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 शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और आप खूब ख्याल रखें अपना और इसी तरह पूरे देश को, पूरी दुनिया को अपने चुलबुले अंदाज से हंसाते रहें और पैसों के साथ साथ दुआएं भी कमाते रहें। हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया केटी भाई। थैंक यू सो मच एंड आई लव यू सो मच। ऑल द बेस्ट केटी भाई। बाय। थैंक यू। बाय।